ओके। नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य के दो पेपर हमारे सिलेबस में हैं। पहला जो पेपर है वो है प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य में हिंदी साहित्य के जो पुरानी कवि हैं या जो लोक काव्य हैं, जैसे राजस्थान का लोक काव्य ढोला मारुरा दोहा, इनको संकलित किया गया है। इसके बाद में भक्तिकाल की जो रचनाएं हैं जिनमें कबीर, सूर, जायसी, मीरा, तुलसी, इन सब की रचनाओं को शामिल किया गया है। भक्ति काव्य में जो हमारे काव्य शास्त्रियों ने, जो साहित्यकारों ने भेद किए हैं सगुण और निर्गुण के आधार पर, उस आधार पर सगुण भक्ति काव्य द्वारा और निर्गुण भक्ति काव्य द्वारा के कवियों की रचनाओं को हमारे पहले प्रश्न पत्र में शामिल किया गया। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो है हिंदी भाषा और साहित्य का। इस पेपर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हिंदी भाषा का इतिहास और दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर के टाइटल के आधार पर हमें चार शब्दों के बारे में समझना होगा। हिंदी क्या है, भाषा क्या है, साहित्य क्या है और इतिहास क्या है। तो हम बात करते हैं भाषा की। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि भाषा क्या है। इसके बारे में मुख्य रूप से हम भाषा का अर्थ समझेंगे कि सामान्य रूप से भाषा किसे कहते हैं, फिर इसकी परिभाषा। पहली जो बात है कि भाषा किसे कहते हैं। सामान्य रूप से भाषा मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर सरल शब्दों में हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक सामान्य अर्थ है। अगर हम विशिष्ट रूप से तय करें कि भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसमें सिर्फ मौखिक उच्चारण को शामिल किया जाएगा। और ये उच्चारण अर्थपूर्ण होना चाहिए। भाषा के बारे में संस्कृत काव्य शास्त्र में जो कुछ लिखा गया है उनमें से कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। एक व्यक्तवाद रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा। यानी व्यक्त रूप से जिसकी अभिव्यंजना की जाए वो भाषा है। जिसका उच्चारण मानव के उच्चारण अवयवों से हो और जो अभिव्यंजना करे, जो एक अर्थ को प्रस्तुत करे, वह भाषा है। एक अन्य जगह पर कहा गया है भाष व्यक्तायाम वाची, यानी स्पष्ट रूप से व्यक्त वाणी भाष है या भाषा है। अब हम भाषा की परिभाषा पर आते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा। तिवारी जी ये कहते हैं, भाषा मानवीय उच्चारणावलियों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि संकेतकों की व्यवस्था है।
जिसके माध्यम से समाज में भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस परिभाषा में भाषा के स्वरूप, उसके तत्व और उसके सभी लक्षणों को शामिल किया गया है। हम बात करें कि भाषा मानवीय उच्चारणों से उच्चरित होती है। मनुष्य का एक उच्चारण तंत्र है जिसमें 22 अंग होते हैं। उन 22 अवयवों से भाषा का उच्चारण होता है। इसमें कंठ है, तालु है, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ, दांत, ये सब शामिल है, नासिका है। तो भाषा वो है जो मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है। दूसरी बात है इसमें यादृच्छिकता, यानी माने जाने की प्रवृत्ति। भाषा में यादृच्छिकता हर स्तर पे होती है। जैसे हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें ग ध्वनि के लिए इस तरह का चिन्ह होता है, जबकि अंग्रेजी की बात करें तो उसमें ये अंग्रेजों ने मान लिया कि ये चिन्ह ग ध्वनि को व्यक्त करता है। हमने मान लिया कि इस तरह का चिन्ह है वो ग ध्वनि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह है यादृच्छिकता, यानी माने जाने की प्रवृत्ति। भाषा में ध्वनि के प्रतीक होते हैं। लिखित रूप में अगर हम देखें तो जो वर्ण है वो ध्वनि प्रतीक है। हर एक वर्ण हर एक ध्वनि को व्यक्त करता है, उसको संकेत करता है। भाषा एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था व्याकरण के रूप में जानी जाती है। हर एक भाषा की एक व्याकरण, एक ग्रामर होती है जिसके अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा समाज में बगैर समाज के किसी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। भाषा की वृद्धि, उसकी समृद्धि समाज पर आधारित है। समाज में भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो वही बात जो मुख्य रूप से है कि भाषा भाव और विचार के आदान प्रदान का माध्यम है। इस माध्यम को समाज में व्यवहार में लिया जाता है। यह माध्यम मानव के उच्चारण अवयवों से संबंधित है और इसमें ध्वनि प्रतीक होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों की व्यवस्था को वर्णमाला और फिर उन वर्णों का उपयोग शब्दों में, वाक्यों में कैसे करें, इसके संबंध में जो नियमावली है उसे व्याकरण कहा जाता है। हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है और ध्वनि प्रतीक वर्ण है। इनमें यादृच्छिकता होगी, माने जाने की प्रवृत्ति होगी। मूल रूप से, प्राकृतिक रूप से किसी वर्ण का किसी ध्वनि से कोई संबंध नहीं है या किसी शब्द का किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं। ये जो संबंध है ये सब माने गए हैं। एक समाज विशेष ने मान लिया है कि इस शब्द का यह अर्थ है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी जानवर की, एक चौपाए जानवर की, एक दुधारू जानवर की, जिसे हमने गाय कहा। ये भारतीय समाज या जो हिंदी समाज है उसने ये मान लिया कि ये जो शब्द है ये उस 4 पैरों वाले जानवर विशेष के लिए प्रयुक्त हो। लेकिन यही बात जब अंग्रेजी में आई तो उन्होंने इसे काऊ कहा।